का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2022 के मॉडल पेपर के बारे में कि यहाँ पे प्रश्न पत्र आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और उनका जवाब आपको किस प्रकार से देना होगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो पेपर हो चुका है, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने कहा था सारे पेपर करवा देंगे लेकिन हो नहीं पाया, इधर थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था। अभी आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर पढ़ेंगी, ठीक है। और ये पेपर नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र नंबर 3 है और जिसका नाम है विकास एवं नियोजन का समाजशास्त्र, ठीक है। ये पेपर का नाम है। अब बात करते हैं, पूरा प्रश्न पत्र जब आपको मिल जाता है तो उसमें 3 खंड में पूरे प्रश्न पत्र को बांट दिया जाता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप सभी को पता है। बा का मतलब भी होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी वो भी आपको पता है। और सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब जितने भी आपको खंड दिए जाएंगे उसके नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रश्न, मतलब सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। कहीं कहीं पे यही शब्द 100 शब्दों में और यही प्रश्न 200 शब्दों में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दो ही होते हैं, अति लघु उत्तरीय नहीं होते हैं। और कहीं कहीं पे अति लघु उत्तरीय में ही बढ़ा दिए जाते हैं शब्द। तो वो यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार होता है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज नहीं आता। ये सही सारे यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर पेपर यही है विकास एवं नियोजन का समाजशास्त्र, तो क्वेश्चन भी यही सारे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले खंड आ वाले सेक्शन को कवर करते हैं, पहले सेक्शन को। और इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें उसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय के। 10 के 10 आपको करने रहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विकास का समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। विकास का समाजशास्त्र की परिभाषा आपको देनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विकास का समाजशास्त्र सामाजिक संदर्भ में विकास का अध्ययन है। क्या है? अगर हम सामाजिक संदर्भ में देखें तो ये क्या करता है, सामाजिक संदर्भ में जितने विकास होते हैं उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विकास का समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा कि विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब मान लीजिए पहले आप जो है एक नॉर्मल सी पैंट शर्ट पहनते थे और झोल झाल हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा वैसे लगती थी है। अब क्या किए कि आप दोनों साइड से बाल कटवा लिए हैं, बाल एकदम सीधे ऊपर की तरफ भग रहे हैं और पैंट एकदम मस्त एकदम फिटिंग की है और जूता अच्छा सा पहन रखा है। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपका क्या हुआ, आप में परिवर्तन हुआ और जो ये परिवर्तन हुआ यही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैंने जो है एक अपने आसपास की चीज़ों से उदाहरण लिया था। ऐसे ही आप घर में भी ले सकते हैं कि किसी का घर पहले छप्पर वगैरह थे, अब देखो पूरा एकदम पक्का बन चुका है, अच्छा मकान बन चुका है। तो इस हिसाब से आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा जो समाज को अधिक विकसित एवं संगठित रूप प्रदान करने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो समाज को अधिक विकसित, क्या अधिक विकसित और संगठित रूप प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा यह एक व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन है। क्या है? एक व्यवस्थित परिवर्तन है, सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन है। सामंजस्यपूर्ण का मतलब हुआ किसी चीज़ में आपका जो है किसी को ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, ना किसी को ज़्यादा प्रॉफिट ही हो जाए। तो इस तरीके से एक सामंजस्य में एक जर्नली उसमें क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और व्यवस्थित भी, व्यवस्थित का मतलब एक ढंग से, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा, एक दो आपके वैज्ञानिक के नाम लिख देने रहेंगे। पहला आपको लिख देना रहेगा डिसूजा के शब्दों में। डिसूजा महोदय ने क्या कहा है, डिसूजा महोदय ने विकास का समाजशास्त्र के बारे में परिभाषा देते हुए कहा है कि विकास सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण एक सरल समाज उच्चतर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो एक सरल समाज है वो उच्चतर एवं विकसित रूप धारण करता है। यह किसने कहा है? डिसूजा महाराज ने कहा है, महाराज कह रहे हैं, सॉरी, महोदय ने कहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो अभी इसका इसकी परिभाषा को भी अच्छे से समझते हैं। इन्होंने, इनके कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक विकास है उन्होंने इसको एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके कारण से क्या कहते हैं कि एक सरल समाज, जहाँ पे लोग एक सिंपल से रह रहे हों, झोपड़ी वगैरह रख के रहते हों और दो चार गाय भैंस रहती हों और खुशहाली से उनका जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाए, सरल समाज जो है उच्चतर एवं विकसित रूप धारण कर ले, मतलब कि वहाँ पे अब क्या हो जाए, दो दो मंजिले के मकान भाई, दो दो फ्लोर के मकान सबके पास हो जाए। एक एक गाड़ी बाहर खड़ी है, फोर व्हीलर टू व्हीलर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है गार्डन वगैरह लगवा दिए हैं, रोड अच्छी बन गई है।
तो अभी वहाँ पे अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं, लोगों का पहनावा ओढ़ावा चेंज हो चुका है। तो ये जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, चेंजमेंट देखने को मिलता है, यही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट अर्थात विकास कहलाता है, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा वो वाली लाइन छोड़ के, ये इतनी डिसूजा जी की परिभाषा रही। क्या परिभाषा रही? एक बार अगर आप फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण एक सरल समाज उच्चतर एवं विकसित रूप धारण करता है, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा वो लाइन छोड़ के कि स्पष्ट रूप से विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। प्रगति का मतलब होता है कि बढ़ने के लिए धीरे-धीरे अपनी स्थिति को त्यागते हुए जो वर्तमान की स्थिति है, उससे आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? प्रगति, ठीक है? और नीचे की लिए बढ़ना वो प्रगति नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप डाउन जा रहे हैं। जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप लगातार प्रगति करेंगे। जैसे आप कहीं पे जाते होंगे, अगर काम वगैरह लगा है, कहीं पे वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कार्य प्रगति पे है। मतलब लग रहा है, चल रहा है, दिन ब दिन वो मतलब अपने पूर्ण होने की ओर है, ठीक है? आगे आप लिखना है आपको कि इनमें समाज की सृजनात्मक शक्ति निहित है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? कि इसमें जो समाज की सृजनात्मक का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को आप देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, वही क्या कहलाता है? सृजनात्मक कहलाता है, ठीक है? शक्ति निहित होती है जिसकी अभिव्यक्ति विचार तथा समस्याओं के माध्यम से होती है। क्या कह रहे हैं? जिसकी अभिव्यक्ति, अगर आप उसको, अभिव्यक्ति का मतलब हुआ किसी चीज़ को आप दिखाना चाहते हो, ठीक है? किसी चीज़ को आप प्रकट करना चाहते हो किसी के सामने, तो जो अभिव्यक्ति है वो क्या होती है? विचार। कोई आदमी अपना विचार रखता है, ठीक है? वहाँ की समस्याओं के माध्यम से क्या होती है? विचार तथा समस्याओं के माध्यम से होती है, ठीक है? आगे आपको लिखना है कि अतः जब सामाजिक शक्तियाँ सृजनात्मक, क्या लिखना है? अतः जब सामाजिक शक्तियाँ जो हैं वो क्या होती हैं? सृजनात्मक दिशा की ओर बढ़ती हैं, तो उसे सामाजिक विकास कहा जाता है, ठीक है? इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब अगर आप यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं तो आपके 50 शब्द आराम से पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 100 शब्द में लिखना है तो एक आध वैज्ञानिक महोदय के नाम आप और भी डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे गिडिंग्स महोदय का मत है, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा गिडिंग्स महोदय ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि विकास के लिए समाज का बुद्धि संगत विकास आवश्यक होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो विकास के लिए जो समाज का बुद्धि संगत, अगर आपको कहीं पे डेवलप करना है, सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको बुद्धि संगत विकास आवश्यक है। पहले आपकी जो बुद्धि है, जो आपका माइंड है, उसको चेंज करना होगा, पहले उसको डेवलप करना होगा, फिर आप कहीं पे फिजिकली डेवलप कर पाएंगे, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा कि विकास के फलस्वरूप समाज के विभिन्न हितों के बीच समन्वय स्थापित होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो विकास होता है, जब ये विकास होता है तो उस समय हमें ये देखने को मिलता है, उसका परिणाम ये देखने का मिलता है कि जो समाज के विभिन्न हित हैं, मतलब कि रोड ले लीजिए, ये सभी के हित के लिए है, ठीक है? वहाँ पे गार्डन वगैरह बनवाना, स्कूल अस्पताल वगैरह खुलवाना, ये सब क्या है? सभी के लिए, हित के लिए है। तो जो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो समाज के विभिन्न हितों के बीच क्या होता है? समन्वय स्थापित होता है, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा कि सार्वजनिक उपभोग की सेवाओं में वृद्धि होती है। सार्वजनिक उपभोग मतलब जो सभी के काम है। जैसे मान लीजिए नल लगवा दिया गया, अब उससे सभी लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है? स्कूल खुलवा दिया गया, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्पताल खुलवा दिया गया, सभी इलाज करवा रहे हैं। रोड बनवा दी गई, उस पे सभी चल रहे हैं। तो उपभोग का मतलब जिसका सभी लोग क्या करते हों? उपयोग करते हों, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे? आपको इस प्रकार से ये लिखना रहेगा कि सार्वजनिक उपभोग की सेवाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा लोगों के रहन-सहन और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उनका जो रहने का तरीका है और उनके जो खाने-पीने का तरीका, उठने, बोलने, चालने का, उसमें क्या हो जाते हैं? सब में लगातार हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा इस प्रकार विकास का अभिप्राय वृद्धि या क्रमिक प्रगति से है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम विकास का अभिप्राय देखें, अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, ठीक है? अगर आप शब्दों में अपने जानना चाहें तो कह सकते हैं मतलब। अभिप्राय को एक सरलतम शब्द देना चाहें तो मतलब दे सकते हैं। तो इसका विकास का मतलब ये हुआ कि वृद्धि या फिर क्रम की प्रगति। किसी चीज़ में आपको लगातार वृद्धि देखने को मिले, या क्रमिक, क्रमिक का मतलब हुआ एक के बाद एक क्रम में किसी चीज़ की प्रगति हो, बढ़ावा हो, डेवलप हो, तो वो क्या कहलाता है? यही विकास कहलाता है, ठीक है? आगे आपको लिखना रहेगा पाश्चात्य देशों में इसे परिवर्तन की विशिष्ट प्रक्रिया का योग माना जाता है। क्या माना जाता है? पाश्चात्य देशों में इसे क्या माना जाता है? परिवर्तन की विशिष्ट प्रक्रियाओं, जो परिवर्तन है, लगातार हमें चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, उसकी विशिष्ट प्रक्रियाओं, यूनिक जो प्रक्रियाएं हैं, को योग माना जाता है, ठीक है? इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है?
अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है? आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? आपसे पूछ सकता है मानव विकास सूचकांक क्या है? इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि पाकिस्तानी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पाकिस्तानी विचारक महबूब उल हक ने, किसने, नाम फिर से सुन लीजिएगा, महबूब उल हक ने, कौन थे, पाकिस्तानी विचारक थे, ने 1990 में ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की रूपरेखा दी। किसने दी थी? तो आपको फिर से ध्यान देना है, महबूब उल हक ने ये मानव सूचकांक की रूपरेखा दी थी। कब दी थी? तो 1990 में थी। ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा, किसी भी देश में देश की औसत उपलब्धि का पता, ठीक है, मानव विकास के 3 मूलभूत आधारों, कौन कौन से, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान तथा अच्छे रहन सहन के स्तर लगाया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी देश की, अगर आप औसत उपलब्धि का पता करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो हर साल जो है औसत उपलब्धि कितनी है उसकी, वो कितना डेवलप कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको 3 मूलभूत चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला, जीवन की प्रत्याशा, ठीक है, जीवन की प्रत्याशा। दूसरा, आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान कितना है। और तीसरा, अच्छे रहन सहन के स्तर। इन तीनों से ही लगाया जा सकता है कि उसकी औसत उपलब्धि उस देश की कितनी है, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा, मानव विकास सूचकांक की आवश्यकता इसलिए होती है कि केवल आर्थिक दृष्टि से ही समाज को विकसित अथवा विकासशील नहीं किया जा सकता। मानव विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। यहाँ पे आपको ये लिखना रहेगा, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सामाजिक विकास है, ठीक है, जो ये मानव विकास है, मानव विकास सूचकांक है, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि ये केवल जो है आर्थिक विकास से अपना संबंध नहीं रखता है, ठीक है। आर्थिक अगर कहीं पे विकास हो रहा है, कहीं पे धन बढ़ रहा है, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि समाज विकसित हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे ध्यान में रखना है कि विकासशील नहीं कहा जा सकता उसको। जैसे अगर कहीं पे लगातार पैसे बढ़ रहे हों, कहीं पे ज़्यादा इनकम हो रही है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये विकासशील है या विकसित है, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि मानव विकास की जो आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो ये जो आर्थिक वृद्धि है, ये क्या करती है, एक तुलना में एक व्यापक अवधारणा है, मतलब एक अच्छी खासी भूमिका निभाती है, ठीक है। आपको आगे लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, लिखना रहेगा, वियतनाम की तुलना में भारत की आर्थिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारत की जो आर्थिक वृद्धि अधिक है। अगर आप देखें तो वियतनाम की तुलना में जो भारत की आर्थिक वृद्धि है वो क्या है, ज़्यादा है, किंतु मानव विकसित में वह इससे आगे है। वियतनाम जो है वो भारत से आगे है, किसमें, मानव विकास में, ठीक है। मानव विकास में वियतनाम ज़्यादा है, जबकि आर्थिक स्थिति किसकी अधिक है, उसकी अच्छी है, भारत की, ठीक है। लेकिन वियतनाम जो है वो मानव विकास में ज़्यादा है। तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का स्थान पहला है। तो आपको ये भी डाल देना रहेगा कि नॉर्वे का जो है वो स्थान पहला रहा है, किसमें, मानव सूचकांक। थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिला हो, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपसे मेरे प्यारे दोस्त, कि आर्थिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि आर्थिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इसका भी जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि आर्थिक विकास किसी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति एवं सामर्थ्य के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो आर्थिक विकास है वो किसी भी आर्थिक प्रणाली, जहाँ पे कहीं भी हो, तो वहाँ की जो आर्थिक प्रणाली होती है कि प्रकृति और सामर्थ्य के गुणात्मक परिवर्तनों में है, कि आप कितने सामर्थ्य हो चुके हैं पहले की अपेक्षा, अब आप कितने सामर्थ्य हो चुके हैं, आपकी प्रकृति क्या रही। तो इस प्रकार से आपका जो ये होता है, यही क्या कहलाता है, सामर्थ्य का मतलब हुआ कि पहले हो सकता है आप 10 रुपये का सामान, 10 रुपये से ऊपर कोई सामान खरीदने में या अफोर्ड करने में जो है आपको घबराहट होती थी, और आप 1000 रुपये का सामान इस वक्त पे बिना हिचक के खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है यही क्या कहलाता है, आर्थिक सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक प्रणाली की प्रकृति और सामर्थ्य के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं, ठीक है। इसमें जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, हमारा
आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि यह एक सुधार की ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या जो सुधार है, चेंजमेंट है, उसकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसे संगठनात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित होता है। क्या होता है? जिसमें ऐसे संगठनात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित होता है जिससे अर्थव्यवस्था के गुणों एवं संचालन संचालन कुशलताओं में सुधार होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा कि आर्थिक विकास में आधुनिकीकरण का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संघृत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संधृत या फिर आप सतत कह सकते हैं, ये क्या है? संधृत या सतत विकास क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर प्रश्न रहा है। देखते हैं इसमें आपको जवाब किस प्रकार से देना है। इसमें जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि 1987 में, सन 1987 में, ठीक है, और हाँ, सन 1987 में ब्रांट ब्रांटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर के अस्थायी विकास से पर्याप्त, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि सन 1987 में ब्रांटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, ब्रांटलैंड रिपोर्ट के अनुसार देखें तो आवर कॉमन फ्यूचर में अस्थायी विकास से तात्पर्य उससे है कि विकास की प्रक्रिया को वर्तमान पीढ़ी जो इस समय पे चल रही है की आवश्यकता को पूरा करते समय, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते समय भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई व्यवधान उपस्थिति ना करने से है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब तक नहीं दिक्कत है जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा होने में ना हो। ठीक है, मतलब ये हुआ। आप यहाँ पे अगर एक मोटी मोटा देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई शौक है तो आप खेत बेचकर नहीं कर सकते हैं पूरी, क्योंकि अगर आप खेत बेचकर करेंगे तो आपके पास मान लीजिए 5 बीघे खेत था और आपने उनको बेच दिया, 4 बीघे को बेच दिया, तो अब आपके जो बच्चे आएंगे उनके पास, बेचारे के पास 1 ही बीघे खेत बचेगा। ठीक है, तो उससे उनको नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई ऐसा काम कीजिए कि जिससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो, आप अपना जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो आप आराम से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा वो वाली लाइन छोड़ के कि विचारक बिन पैनी, कौन? विचारक बिन पैनी ने लिखा है, क्या लिखा है कि संपोषणीय विकास, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संपोषणीय विकास से तात्पर्य पैतृक धन जिनमें पर्यावरण से प्राप्त संसाधन भी सम्मिलित हैं उससे अधिक समय तक संरक्षित रखने से है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो संपोषणीय, ठीक है, क्या संपोषणीय विकास से तात्पर्य हमारा उससे है जो हमारे पैतृक धन है, जो हमारे दादाजी हमको दे करके गए हैं, ठीक है, उनको हम बचा के रखें, ना कि उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए खत्म कर दें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा रिपीटो ने अस्थायी विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि संधारणीय विकास से हमारा तात्पर्य विकास की बृहत नीति से है। किससे है मेरे प्यारे दोस्त? बृहत नीति से है, ताकि सभी निधियां, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तथा वित्तीय एवं भौतिक संसाधन अधिक समय तक धन ऐश्वर्य में वृद्धि करते हुए मानव कल्याण कर सके। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा स्पष्टतः विकास की प्रक्रिया की दीर्घकालीन कल्याण नीति आवश्यक है। मतलब कि अगर आप कोई प्रक्रिया विकास डेवलप कर रहे हैं तो उससे आप ये कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उससे खुश हो, ना कि आपके साथ ही वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए। मान लीजिए आपने एक 4 व्हीलर ले ही ली तो वो आपके साथ ही चलेगी ना, कितना दिन तक चलेगी? आप 80 साल की उम्र है, 80 साल तक वो तो चलेगी नहीं, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आप उन पैसों को लगाकर खेत वगैरह ले लेते हैं तो आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां अगर कोई बेचे ना तो वो सारे लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा जिसमें परिवर्तन पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूरा करते समय भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखे। ठीक है, अगर आप अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो आपको आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विकसित समाज
किसे कहते हैं? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, ठीक है? तो विकसित समाज के बारे में आपको बताना है। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विकसित समाज वह समाज है जो प्राकृतिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्राकृतिक एवं मानव संबंधित साधनों, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का तात्पर्य एवं प्रभावशाली उपयोग करके विकास की चरम रेखा पर पहुंच गए हैं, और जिन्हें, ठीक है, और जिन्होंने जनसाधारण के जीवन में उच्चतर स्तर प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इस प्रकार कुछ विचारक प्रतिव्ययी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित समाज की व्याख्या करते हैं। तो कुछ ने प्राकृतिक साधनों एवं जनसंख्या के घनत्व के अनुपात को उचित माना है, ठीक है। यह दृष्टिकोण विकसित समाज की व्याख्या के लिए समीचीन प्रतीत होता है। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमको भी नहीं समझ में आया पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रयास यही करेंगे कि आपको यहाँ पे समझा दें। कह रहे हैं कि जो विकसित समाज होते हैं वो समाज होते हैं जो प्राकृतिक एवं मानव संबंधित साधनों, जैसे कोई ऐसी साधन है जो प्रकृति से भी संबंध रखते हैं और मानव से संबंध रखते हैं, पूंजी, ठीक है, साधनों पूंजी, और उसके बाद क्या, प्रौद्योगिकी का तात्पर्य एवं प्रभावशाली उपयोग करके, ठीक है, क्या, प्रभावशाली उपयोग करके विकास की चरम रेखा पर पहुंच गए हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि विकास के एकदम उच्च रेखा पर जाकर के पहुंच गए हैं, जिन्होंने जनसाधारण के जीवन को उच्चतर स्तर प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर ली है। मतलब कह रहे हैं जो जनसाधारण है उनके जीवन में एक उच्चतर स्तर, मतलब हाईएस्ट जो स्तर है वहां पर वो प्रदान करके सफलता प्राप्त कर ली है। इस प्रकार कुछ विचारक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित समाज की व्याख्या करते हैं। कुछ ऐसे विचारक हैं जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की आय का एक अनुपात देंगे, रेशियो लेंगे, उसी हिसाब से हम बताएंगे कि ये समाज विकसित है या विकसित नहीं है, ठीक है। तो कुछ ने कुछ ने प्राकृतिक साधनों एवं जनसंख्याओं के घनत्व के अनुपात को उचित माना है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि प्राकृतिक साधनों को एक तरफ रखिए, एक तरफ अपने घनत्व को रखिए, जनसंख्या घनत्व को रखिए, और फिर देखिए कि सामंजस्य बैठ रहा है तो फिर यहाँ पर भी ये लोग विकसित हैं, ठीक है। यह दृष्टिकोण विकसित समाज की व्याख्या के लिए समीचीन प्रतीत होता है। मतलब ये क्या होता है, उचित प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। तो आपका ये 5 प्रश्न जो है समाप्त हुआ। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि नगरीकरण क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि नगरीकरण की परिभाषा दीजिए, जिन शब्दों में आप कहना चाहें। तो देखते हैं पहले हम नगरीकरण के बारे में। नगरीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिससे कोई स्थान नगरीय विशेषताओं को अपनाता है। क्या करता है, जो नगरीय विशेषताएं होती हैं उनको जो अपनाता है वही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग में आपको डालना रहेगा प्रोफेसर MN श्रीनिवास के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनका कहना का मतलब ये है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि थोड़ी सी जगह है और वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बस वो नगर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा नहीं लगाई जा सकती है। अपितु सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से भी है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन, हमें उनके रहने, बोलने, उठने तरीके, उनका जो लहजा है, उनके रहने का तरीका जो है उससे, और उसके बाद जो वहाँ की आर्थिक संबंधित सारी चीज़ें हैं, जैसे पैसे वगैरह को ले लीजिए, वो भी वहाँ पे विकसित होनी चाहिए, ठीक है। तभी उनको हम नगरीकरण कह सकते हैं, ठीक है। आगे आपके आ जाते हैं, गोराल्ड ब्रीज महोदय ने कहा है, उन्होंने कहा है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं, नगरीय कहलाने लगते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा, शहरों में रहने लगते हैं, खेती के स्थान पर अन्य पेशों को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध हैं, और अपने व्यवहार प्रतिमान के में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ जो लोग होते हैं जो शहर में रहने लगते हैं वो खेती छोड़ देते हैं, उसके अलावा उनके अंदर जो कलाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको अपनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है, ठीक है।
तीसरे आपके यहाँ पे आ जाना है कि एक अन्य विचारक ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण ग्रामीण लोग नगरीय व्यवहारों को अपनाते हैं। क्या करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो नगरीय व्यवहार को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, डेविस का मत है कि 1 लाख या इससे अधिक व्यक्ति जहां रहते हैं वहां, ठीक है, यदि वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो उसे नगरीकरण का घोतक माना जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि 1 लाख हो या 1 लाख से अधिक लोग जहाँ पे रहते हों और वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसे हम क्या मान सकते हैं, नगरीकरण का घोतक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नंबर प्रश्न रहा, छठा नंबर प्रश्न रहा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जनतंत्रीकरण या फिर लोकतंत्रीकरण क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, उसकी परिभाषा यहाँ पे देनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जनतंत्र का तात्पर्य जनता की व्यवस्था या जनता के शासन से लगाया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, डेमोक्रेसी में लैटिन भाषा के 2 शब्द जुड़े हैं, कौन कौन से, डेमोस और दूसरा कौन सा, क्रेसियो। ठीक है, अब इसके आगे आपको लिखना है जिनका अर्थ होता है जनशक्ति या फिर लोक शक्ति। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा कि जनतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लेता है। क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से क्या करता है, उसमें भाग लेता है, शासन वही करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, सीली ने लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जनतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाग होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, अपना भाग होता है। फिर आगे लिंकन महोदय लिखते हैं कि जनतंत्र का अर्थ प्रजा की सरकार, प्रजा द्वारा तथा प्रजा के लिए सरकार से है। ठीक है, आगे आपको किससे लिखना है, डाइसे ने लिखा है, डाइसे महोदय ने लिखा है कि जनतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। क्या होता है, राष्ट्र का जितना अधिकांश भाग होता है वो उसमें शासक होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 7 प्रश्न समाप्त होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूंजीवाद से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं कि विचारक वेब ने लिखा है, विचारक वेब महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि पूंजीवादी या फिर पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी या फिर पूंजीवादी व्यवस्था या फिर पूंजीवादी सभ्यता का अर्थ उद्योग के विकास एवं वैधानिक संगठन की उस अवस्था से है जिसमें श्रमिकों का समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तथा ऐसे परिश्रमिक अर्जित करने वाले में परिणत कर दिया जाता है जिससे इनका जीवन निर्वाह एवं व्यक्तिगत स्वतंत्र राष्ट्र के उन कतिपय व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर होता है जो भूमि, यंत्र एवं श्रम शक्ति के स्वामी हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है, तथा जो अपने वैधानिक स्वामित्व के द्वारा उसके क्या उनके प्रबंध का नियंत्रण करते हैं तथा वे ये सब कार्य अपने निजी एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि थोड़ा ये अपने कठिन शब्दों में लिखा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पूंजीवाद जो है या फिर पूंजी व्यवस्था जिसे कह सकते हैं या पूंजीवादी सभ्यता जिसे आप कह सकते हैं, इसका अर्थ हम ले सकते हैं उद्योग के विकास से, कोई उद्योग है वो अगर विकसित हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वैधानिक संगठन की उस अवस्था से, क्या वैधानिक संगठन जो है उसकी हम उस अवस्था से ले सकते हैं जिनमें श्रमिकों का समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है। मतलब जो श्रमिकों का समुदाय है उसको जो है जो श्रमिक लोग हैं जिन चीज़ों को उत्पादन करते हैं उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता, बस वो उत्पादन कर देते हैं, उसका स्वामित्व किसी और के हाथ में होता है, उन श्रमिकों के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, कर दिया जाता है। आगे आपको लिखना है कि तथा ऐसे परिश्रमिक अर्जित करने वालों में परिणत कर दिया जाता है जिससे वह जीवन निर्वाह तथा व्यक्तिगत राष्ट्र में उन कतिपय व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर होता है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हाथों में दे दिया जाता है जो क्या करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त वो
पर श्रमिक वालों के हाथ में दे दिया जाता है, कर दिया जाता है, जिससे वह जीवन निर्वाह एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रास्ते पे करते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे लोगों को हाथ में दे दिया जाता है जिनके ऊपर निर्भर करता है कि अब वो किस प्रकार से उनका वो संचालन करेंगे, उनकी किस प्रकार से उनकी इच्छा पर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका जवाब होगा। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समाजवाद क्या है या समाजवाद का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो समाजवाद का अर्थ बताते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है समाजवाद का अर्थ, हेडिंग डालनी है, फिर उसमें आपको लिखना है समता के आधार पर सामाजिक न्याय। ठीक है, क्या लिखना रहेगा? समता के आधार पर सामाजिक न्याय, वो वाली लाइन छोड़ देनी रहेगी। फिर आगे लिखना रहेगा समाजवादी समाज वह समाज है जहां समाज का उद्देश्य एक ऐसे परिवेश की स्थापना करना है जहां सभी को समान अधिकार तथा अवसर मिले, समाज के कमजोर लोगों को सहायता तथा सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे भी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें, आर्थिक गतिविधियां राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए और स्वार्थी व्यक्तिगत हितों का अंत हो सके। ठीक है, ये क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपका हो गया। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। इसमें आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व सामाजिक सांस्कृतिक विशेषकर आर्थिक आधार पर एक दूसरे के अंतर क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। आगे आपको वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ने लिखा है कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाज का सामाजिक जीवन नैतिक राजनैतिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों से लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ है। ये किसने कहा है? ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ने लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वैश्वीकरण की भी जानकारी दे देनी रहेगी। अगर आपकी इच्छा करी तो एक आध वैज्ञानिक के नाम आप और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एंथोनी गिडेन महोदय के ने लिखा है कि भूमंडलीकरण समय और दूरी को नज़रअंदाज करते हुए त्वरित संसार के द्वारा ज्ञान की एवं संस्कृति को पूरे विश्व के साथ साथ बांटने की विधि है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है, 10वां नंबर। ठीक है, तो अभी आपका जैसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाता है, वहीं पे खंड बा ये वाला स्टार्ट हो जाता है और इसका मतलब लघु उत्तरीय होता है, आप सभी को पता है। यहाँ भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि सभी प्रश्न आपको यहाँ पे भी करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कि विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप ये पहला वाला कीजिए विकास वाला, या फिर आधुनिकीकरण वाला कीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों की जानकारी जो है एक एक करके देता हूँ। फिर आपको जब एक बार पता हो जाएगा तो वहाँ पर जो आपकी इच्छा कहेगी वो आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो पूछ रहा है कि विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विभिन्न कारकों जैसे जैसे आग वर्ण, ठीक है, हाव हाउस हाव हाउस सॉरी हाव हाउस, ठीक है, हाव हाउस, एथ, मिर्डल आदि ने सामाजिक विकास को निम्नलिखित 4 कारकों में उल्लेख किया है। इनका 4 कारक क्या बताए हैं? 4 कारक बताए हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आप डाल सकते हैं आविष्कार, पहला डाल सकते हैं आविष्कार। इसमें आपको लिखना रहेगा आविष्कारों के कारण सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तेजी से होता है। आविष्कारों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध उस समाज के व्यक्तियों की योग्यताओं, साधन तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों से है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा जिस समाज में ये तीन
जिस समाज में ये जितने अधिक होंगे सामाजिक विकास का रूप उसी प्रकार का होगा। ठीक है, ये किसका रहा? आविष्कार का। अब दूसरी हेडिंग आपको डालना रहेगा प्रसार। इसमें आपको लिखना रहेगा विभिन्न आविष्कारों के प्रसार के कारण सामाजिक संबंधों क्या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तथा विकास स्वाभाविक है। आगे आपको लिखना रहेगा विकासकारों का प्रसार जितनी तेजी से होगा विकास की प्रक्रिया भी उतनी तेज होगी। ठीक है, तीसरा आपको लिखना रहेगा शिक्षा में वृद्धि। तीसरी हेडिंग क्या डालनी रहेगी? शिक्षा में वृद्धि। इसमें आपको लिखना रहेगा किसी भी समाज में शिक्षा के स्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समाज के विकास की स्थिति क्या है। वास्तव में समाज के प्रसार तथा उस प्रकार की गति में तीव्रता सामाजिक विकास का लक्षण माना जाता है। शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास से होता है। ठीक है, चौथा नंबर आपको लिखना रहेगा। चौथा नंबर में आपको डालना रहेगा सामाजिक गतिशीलता। इसमें आपको लिखना रहेगा सामाजिक गतिशीलता में कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आगे आपको लिखना रहेगा सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है। पहला तो होती है क्षैतिज गतिशीलता और दूसरी होती है लंबवत गतिशीलता। आधुनिकीकरण के लिए भी यह आवश्यक है कि सामाजिक गतिशीलता की मात्रा में वृद्धि हो। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की सामाजिक विकास में सहायक होती है। भारतवर्ष में यहाँ केवल क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है। अब लंबवत गतिशीलता भी देखने को मिल रही है। लोग अपने अर्जित गुणों में वृद्धि करके उच्च अर्जित परिस्थिति प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण लंबवत गतिशीलता स्वाभाविक है। ठीक है, आगे पांचवा नंबर हेडिंग आपको डालना रहेगा नगरीकरण की प्रक्रिया। इसमें आपको लिखना रहेगा नगरीकरण की प्रक्रिया नगरवाद की विशेषताओं में वृद्धि करती है जो सामाजिक विकास में सहायक होता है। आगे आपको लिखना रहेगा नगरीकरण की प्रक्रिया वार्षिक वृद्धि में सहायक भी होती है और लिखना रहेगा जिससे किसी भी समाज में सामाजिक विकास देखने को मिलता है। भारतवर्ष में संभवतः इसी स्थिति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, छठा नंबर आपको लिखना रहेगा औद्योगिकरण। क्या? औद्योगिकरण डालना रहेगा और इसमें आपको हेडिंग में लिखना रहेगा कि सामाजिक विकास के लिए औद्योगिकरण एक आवश्यक दशा है। यही कारण है कि आज सभी राष्ट्र औद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील हैं। विकसित समाजों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मूल कारण औद्योगिकरण बताया जाता है। यही कारण है कि अब विकासशील देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सातवां नंबर डालना रहेगा हेडिंग आपको आर्थिक स्थिति। क्या? आर्थिक स्थिति। और इसमें आपको लिखना रहेगा कि आर्थिक दशा का भी सामाजिक विकास पर गहरा संबंध है। यदि किसी समाज की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है तो वहाँ विकास की प्रक्रिया में बाधा पहुँचेगी और यदि समाज आर्थिक दृष्टि से संपन्न है तो वहाँ निसंदेह विकास की प्रक्रिया तेज होगी। अब आगे आपको वो वाली लाइन छोड़ देनी रहेगी, फिर लिखना रहेगा उपयुक्त सभी कारक साधारणतः सभी समाजों के विकसित की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का जवाब रहा। ठीक है, अब दूसरे का जो अथवा करके है कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। ये जो सामाजिकरण में क्या आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना, इसमें आपको लिखना रहेगा कि शिक्षा आधुनिकीकरण में सहायक है। क्या है? शिक्षा जो है वो आधुनिकीकरण में सहायक है। भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली में दोषों को दूर करके उसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में और सहायक बनाया जा सकता है। 1974 ईस्वी के बाद जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ी वैसे वैसे रचनात्मक कार्यक्रमों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा शिक्षित लोग विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जो सफलता मिल रही है उसमें शिक्षितों का योगदान अधिक है। आगे आपको लिखना रहेगा लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जातिगत बंधन कुछ शिथिल हो रहे हैं। फिर आगे आपको लिखना रहेगा विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक दूरी कम हो रही है क्योंकि
सदस्यों को आपसी अंतःक्रिया का अवसर अधिक मिल रहा है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा, यह सभी उपलब्धियां शिक्षा के प्रसार के कारण संभव हो सकी हैं। जब पेशे को जातिगत महत्ता न देकर के उसे आवश्यकता के अनुसार सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। अंधविश्वास तथा तार्किक व्यवहार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति तार्किक व्यवस्था को ही अपनाने के लिए आगे बढ़ता है। पिछड़ी पिछड़ी जातियां, जनजातियों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। उनमें उनमें शिक्षा की योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, उसमें क्या है, शिक्षा का योगदान सर्वाधिक है। आगे आपको लिखना रहेगा, शिक्षा राष्ट्र की आधारभूत उद्योग होती है। क्या होती है, राष्ट्र की जो है वो आधारभूत उद्योग होती है। आगे आपको लिखना रहेगा, राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में शिक्षा भी एक है। फिर लिखना रहेगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए शिक्षा में विकास आवश्यक है। शिक्षा में क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा में विकास से तात्पर्य केवल सामान्य शिक्षा में विकास से नहीं है, अपितु इनका संबंध तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन से भी है, जिसे अंग्रेजी में नो हाउ, ठीक है, क्या नो हाउ से भी संबोधित किया जाता है। आगे आपको लिखना रहेगा, यह वह ज्ञान है जो केवल मशीनों के संचालन तक सीमित ना होकर मशीनों के बनाने में भी योगदान देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आधुनिकीकरण वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में निर्धनता की समस्या क्या है। ठीक है, तो जो ये आपका प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में निर्धनता की समस्या क्या है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यह कहा जा सकता है कि भारत एक धनी देश है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, भारतीय परिस्थितियों में एक कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। क्या होता है जो ये कथन है, कौन सा, भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है, ये बिल्कुल सही क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, अधिक जनसंख्या और व्यक्तियों में पर्याप्त कार्यकुशलता होने के बाद भी यहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। ठीक है, आगे लिखना रहेगा, इस गंभीर समस्या को निम्नांकित आधारों पर सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, नंबर 1 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी देख नहीं पा रहे होंगे, लिखना है। पहले हेडिंग आपको डालना होगा नंबर 1 डाल के कि भारत में अपर्याप्त पोषण। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा पहला। इसमें आपको लिखना रहेगा, भारत में आज अधिकांश व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा कि हरी तरकारियां, गेहूं, दूध, मछली, अंडा तथा अन्य विटामिनों से युक्त पदार्थों का प्रयोग कठिनता से 15% लोग कर पाते हैं। फिर लिखना है कि अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि भारत में अधिकांश व्यक्तियों का स्वास्थ्य सामान्य स्तर पर बहुत नीचे है। फिर उसमें लिखना रहेगा कि साधारण रूप से सामान्य स्वास्थ्य के लिए भोजन में 2250 कैलोरी की आवश्यकता होती है, परंतु भारत में अधिकांश लोगों को भोजन में साधारणतया 1500 से अधिक कैलोरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस प्रकार अपर्याप्त पोषण के आधार पर भारत में निर्धनता की समस्या का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी आपको हेडिंग डालनी रहेगी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उसमें आपको लिखना रहेगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय से भी यहाँ की निर्धनता की समस्या को समझाया जा सकता है। ठीक है, लिखना है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सन 2000 तक बढ़कर 14,682 रुपये हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपको और आगे लिखना है, लेकिन यदि वर्ष 1980 से 81 की कीमतों के आधार पर इस आय का मूल्यांकन किया जाए तो यह केवल 2761 रुपये की होती है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है, इसका तात्पर्य यह है कि महंगाई बढ़ने के कारण साधारण व्यक्ति को इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर लिखना है कि इस संबंध में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति की आय के
प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है जिसमें धनी वर्ग के व्यक्तियों का की आय भी सम्मिलित होती है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश के 45% व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्तमान मूल्य के आधार पर 4,000 रुपये वार्षिक से भी कम है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है समस्या। ये भी कारण है, इसकी भी समस्या दूर करनी होगी, तभी भारत में निर्धनता की समस्या को समझा जा सकता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है, तीसरी नंबर हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें आपको लिखना है सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत एक निर्धन देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप देश में बेकारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक बाधाओं और स्वास्थ्य के निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये सभी समस्याएं निर्धनता की सूचक हैं। ठीक है, चौथी हेडिंग आपको डालनी होगी प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग। क्या? प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनका अपर्याप्त उपयोग। इसमें आपको लिखना रहेगा किसी देश का धनी या निर्धन होना बहुत कुछ देशों की प्राकृतिक शक्तियों को समुचित उपयोग पर निर्भर होता है। भारत में प्राकृतिक शक्तियां पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता, निर्धनता का सूचक है। ठीक है, नहीं हो पाता, निर्धनता का सूचक है। आगे आपको लिखना रहेगा देश की राष्ट्रीय आय की कमी का ही परिणाम है कि जल स्रोतों, खनिज संपत्ति, वनस्पतियों, पशु संपत्ति, ठीक है, फिर तथा जनशक्ति का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। पांचवा नंबर हेडिंग आपको डालना है आय का असमान वितरण। ठीक है, क्या? आय का असमान वितरण। भारत में निर्धनता की स्थिति को आय के असमान वितरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति यह है कि राष्ट्रीय आय का 30% से अधिक भाग 1% से भी कम व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जबकि देश के 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी लोगों के आर्थिक स्तर में अत्यधिक विषमता है। ठीक है, छठा नंबर आपको हेडिंग डालनी रहेगी बुनियादी सुविधाओं की कमी। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा आज निर्धनता का अर्थ बादल है। सॉरी, एक मिनट, क्या लिखना रहेगा आपको मेरे प्यारे दोस्त कि आज निर्धनता का अर्थ बदल रहा है। बुनियादी सुविधाओं का संबंध केवल दो समय की रोटी, सिर छुपाने की जगह और तन ढकने के लिए कपड़ों से नहीं है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा और सुरक्षा की सुविधा भी कल्याण राज्यों में व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। यह आवश्यकताएं वे हैं जिनका संबंध व्यक्ति की कार्यकुशलता से है। ठीक है, जिनका संबंध किससे है? व्यक्ति की कार्यकुशलता से भी है। इनके बिना व्यक्ति को जिंदा तो रखा जा सकता है लेकिन उसे समाज की उपयोगी इकाई नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत एक निर्धन देश है। जिस समाज में बेकारी निरंतर बढ़ रही हो, आय का उचित बंटवारा ना हो और अधिकांश व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकता भी पूरी ना कर पाते हों, उस देश को हम किस प्रकार से धनी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरे नंबर का जवाब रहा। अब उसमें भी एक अथवा करके प्रश्न दे दिया गया, मान लीजिए आपको आता था तो कीजिए, तो अभी तो आपको आ ही रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया है तीसरे नंबर के अथवा में कि सांस्कृतिक पिछड़। क्या मेरे प्यारे दोस्त? सांस्कृतिक पिछड़ या फिर सांस्कृतिक विलंबना क्या है, आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक पिछड़ है या फिर जिसे आप सांस्कृतिक विलंबना कह सकते हैं, इसका आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आगवर्ण ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम 1922 में अपनी कृति में सांस्कृतिक पिछड़ अथवा सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा आगवर्ण के अनुसार सांस्कृतिक का तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित सभी प्रकार की भौतिक तथा अभौतिक तत्वों से है। ठीक है, लैग का अर्थ लंगड़ा अथवा पीछे रह जाना होता है। ठीक है,
आगे आपको लिखना है कि इस प्रकार सांस्कृतिक के संस्कृति, ठीक है, इस प्रकार संस्कृति और भौतिक पक्ष की तुलना में जब अभौतिक पक्ष पीछे रह जाते हैं, तब संपूर्ण संस्कृति के साथ संपूर्ण संस्कृति में असंतुलन की स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना अथवा सांस्कृतिक पिछड़ कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा कि आगवन ने सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करते हुए कहा है, क्या कहा है कि आधुनिक संस्कृति के भिन्न भिन्न भागों में समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अंगों में दूसरे अंगों की अपेक्षा अधिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, किंतु सांस्कृतिक एक व्यवस्था है जिसके अंगों में पारस्परिक संबंध और अंतः निर्भरता होती है। संस्कृति संस्कृति की यह व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब इसके एक भाग में तीव्र गति से परिवर्तन होने से दूसरे भाग में भी समान गति से परिवर्तन हो। आगे आपको लिखना रहेगा वास्तव में तो यह है कि जब संस्कृति का एक भाग किसी खोज या आविष्कार के प्रभाव से बदलता है, तो उससे संबंधित या उस पर निर्भर भाग में परिवर्तन होता है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा यह पिछड़ाव कई वर्षों तक रह सकता है, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर आगे लिखना रहेगा संस्कृति के दो संबंधित अथवा अंतः निर्भर भागों में परिवर्तन में यह पिछड़ापन सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारत में पहले तो प्रश्न आप पहले ध्यान से सुनिए। भारत में परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के कारण भारत में जनसंख्या नियंत्रण की तात्कालिक आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। यह जब तक जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी एवं सार्थक उपाय नहीं किए जाते तब तक हमारी विकास योजनाओं के सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, जनसंख्या नियंत्रण के अभाव में विकास योजनाएं बालू पर दीवार खड़ा करने के समान सिद्ध होंगी। ठीक है, किसने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब इसमें आपको एक हेडिंग डालनी होगी, परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि भारत में सर्वप्रथम सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू किया गया। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि देश की जनसंख्या नियंत्रण इस प्रकार से किया जाए कि वहाँ राष्ट्रीय विकास के अनुकूल हो। ठीक है, और लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। फिर आपको हेडिंग डालनी रहेगी नई जनसंख्या नीति 2000 केवल नई जनसंख्या नीति 2000। ठीक है, इसमें आपको डालना रहेगा 15 फरवरी सन 2000 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एन डी षणमुगम और संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन ने संयुक्त रूप से नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा यह राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठबंधन एनडीए सरकार की बहुप्रतीक्षित जनसंख्या नीति है। ठीक है, नीति की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं। पहली बात यहाँ पे ये थी कि सन 1971 की गणना के आधार पर लोकसभा के लिए निर्धारित सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। ठीक है, जैसी की तैसी ही रहेंगी। कब तक, 2026 तक। ठीक है, आगे लिखा था ताकि राज्य सरकारें निर्भय होकर जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय नीति का पालन कर सकें। उससे उन राज्यों की लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा।
इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आगे दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई थी कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले उन परिवारों को जो छोटे परिवार के मानक का पालन करते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किए जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा था तीसरे नंबर में, गांव और पंचायत स्तर पर स्व सहायता, क्या मेरे पास दोस्त, गांव पंचायत स्तर पर स्व सहायता समूहों को जनसंख्या नियंत्रण हेतु पुरस्कृत किया जाएगा, जो अकाल बाल मृत्यु दर की कमी लाने। ठीक है, उसमें आपको लिखना रहेगा आगे कि साक्षरता को प्रोत्साहन देने बालिका समृद्धि योजना में कार्यान्वयन तथा बाल विवाह कानून के कार्यान्वयन में सख्ती से अमल करेंगे। ठीक है, चौथी नंबर बात लिखी गई थी, बुनियादी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है, पांचवी नंबर बात लिखी गई थी कि शादी, गर्भावस्था तथा जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है, छठी नंबर बात लिखी गई थी, शादी की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की जाएगी। सातवीं बात लिखी गई थी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए तात्कालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कदम उठाए जाने की योजना है। ठीक है, आठवीं बात लिखी गई थी, छोटे परिवार के मानक का अनुपात करने हेतु अनेक प्रोत्साहन योजनाएं की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे 8 बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें एक अथवा करके चौथे नंबर में दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक विलंबना की समालोचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका भी जवाब आप आराम से दे पाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है। इस प्रकार से लेना है कि मैकाइबर के इस सिद्धांत के विरुद्ध निम्नलिखित कमियां बताई गई हैं। पहली कमियां ये बताई गई हैं कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति का भेद व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना है। क्या डालना है, पहला डाल के कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति का भेद व्यवहारिक नहीं है। इसमें लिखना रहेगा भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं कि वे सम्मिलित रूप से ही संस्कृति की एक संपूर्ण इकाई का निर्माण कर सकती हैं। अतः इन दोनों प्रकार की संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से भेद नहीं किया जा सकता। दूसरी आपको हेडिंग डालनी रहेगी, भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से सदैव आगे नहीं बढ़ती है। इसमें आपको लिखना रहेगा, ये हेडिंग में लिखना रहेगा कि अनेक क्षेत्रों में यह देखा गया है कि भौतिक दृष्टिकोण से अधिक उन्नति न होते हुए भी वहाँ के लोगों ने अभौतिक क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति की है। उदाहरण के लिए भारत भौतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है होने पर भी ज्ञान, साहित्य, कला आदि में पश्चिमी समाजों से बहुत आगे रहा है। ठीक है, अब तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, सांस्कृतिक विलंबना को मापने का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा, जब हम सभी विलंबना की बात करते हैं तो यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि कौन किससे कितना पीछे रह जाएगा। ठीक है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से कितना पीछे है, इसका हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। इसीलिए इस संबंध में विलंबना शब्द का प्रयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता। ठीक है, चौथा नंबर हेडिंग आपको डालनी रहेगी, सांस्कृतिक विलंबना वास्तव में प्रौद्योगिक विलंबना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा कि विलंबना शब्द का प्रयोग प्रौद्योगिकी में विभिन्न अंगों के असंतुलन के लिए किया जाना चाहिए, ना कि संस्कृति के विभिन्न अंगों के असंतुलन के लिए। ठीक है, पांचवी हेडिंग आपको डालनी होगी, सांस्कृतिक विलंबना वास्तव में विलंबना नहीं है। इसमें आपको लिखना रहेगा, सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग सामाजिक परिवर्तनों के कारण उत्पादन होने वाली अवस्थाओं या असंतुलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, या असंतुलन के लिए किया जाता है।
इसलिए यह संस्कृति की विडंबना नहीं बल्कि सामाजिक अवस्था की असंतुलन है। ठीक है। अब आखिरी हेडिंग 6 नंबर आपको डालना होगा बोडार्ड के अनुसार। इसमें आपको लिखना होगा कि आग वर्ण ने सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक संस्कृति के लिए संस्कृति के भौतिक अभौतिक पक्ष के बीच जिस अंतर को स्पष्ट किया है वह व्यवहारिक नहीं है। जैसे यदि हम कलात्मक रुचि के रूप में पुरानी वेशभूषा अथवा व्यवहार के कुछ ढंग को महत्व दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस समाज में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष की तुलना में बहुत अधिक पिछड़ गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चौथे का अथवा वाला भी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न जो है, अभी यहाँ पे आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटे के करीब आपकी ये क्लास चल चुकी है। ठीक है। और देखते हैं, ये सारे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं एक बार, और इनका जवाब जो है, आपके पास कोई नोटबुक है या कोई बुक है तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर पढ़ाने से मुंह वगैरह सूखने लगता है और थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाती है। आप भी हो सकता है उतनी देर तक कनेक्ट ना कर पाएँ। तो देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, परंपरा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। या अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकीकरण की समस्या का उल्लेख कीजिए। ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा, भारत के में आधुनिकीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। या फिर अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक नियोजन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न था। ठीक है। अब यहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है, खंड सा स्टार्ट होता है। और इसमें भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे केवल 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 500 शब्दों में देना रहता है। ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं, आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो 7वां नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विकास की अवधारणा में सामाजिक विकास के कारकों का उल्लेख करते हुए विकास की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या मेरे प्यारे दोस्तों, डब्ल्यू रोस्टो द्वारा उल्लिखित विकास प्रारूप की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या भारत एक विकासशील समाज है, व्याख्या कीजिए। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा पंचवर्षीय योजनाओं का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन कीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।